बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जब रजीम चेंज हुई थी इमरान खान की दौरे हुकूमत में, जब इमरान खान को हटाया गया था, उस वक्त मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये बात कही थी कि रजीम चेंज जो आई थी वो असल में इमरान खान के खिलाफ नहीं आई थी, लेकिन वक्तन फवक्तन ये चीज़ पक्की होती जा रही थी कि पाकिस्तान में जो रजीम चेंज थी वो वाकई इमरान खान के खिलाफ नहीं आई थी। पाकिस्तान में हमेशा से, मैं इस पर शायद एक पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, 1 साल पहले, मतलब रजीम चेंज के कुछ 6 महीने के बाद या इसी टाइम पीरियड में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये साफ कहा था कि पाकिस्तान की जो अफवाज थी इसमें, मतलब कि हमारे जो हमसाया ममालिक जिनके साथ हमारे मसाइल चल रहे हैं उनको वैसे भी खटकती हैं। अब कुछ लोगों को इस पर इख्तलाफ होगा, जिस तरह इनकी मतलब कि डी वैल्यू हो चुके हैं, तो उसके बाद काफ़ी लोग इनकी किसी भी अहलियत को मानते नहीं हैं। तो जिस तरह सियासत में उनका हाथ था वो जारी बात है, फिर उसका रद्द अमल आना लाजमी बात है। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ जिस तरह रजीम चेंज के बाद हुआ, फिर उसके बाद तो और ज्यादा रद्द अमल आना बनता था। लेकिन वक्त के साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि रजीम चेंज जो थी वो असल में हमारी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ आई थी, आर्मी के खिलाफ आई थी। देखें, इससे पहले जितना आर्मी के खिलाफ जो हमारे हमसाया ममालिक अपनी फिल्मों में, ड्रामों में या किसी भी सतह पर जब कोई भी प्रोपेगेंडा करते थे तो पाकिस्तानी अवाम उसका भरपूर जवाब देती थी। हमारी एक सियासी जमात है नून लीग, उसने भरपूर प्रोपेगेंडा किया हमारी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने उसका भरपूर जवाब दिया। तो ये चीज सारी दुनिया को खटकती थी। मैं समझता हूँ कि दुनिया में एक पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो अपनी अफवाज के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। और इस बार लोगों ने यही सोचा कि बजाय इस फौज के खिलाफ बाहर से हमला करने के, अंदर से हमला किया जाए। और फिर रजीम चेंज लाकर जो कुछ किया गया, उसके बाद पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उनकी लोगों में मकबूलियत का ग्राफ वाकई में थोड़ा नीचे आया। लेकिन उसके बाद एक मौका होता है, बार बार मौके मिले कि आप अपनी जो पॉपुलैरिटी थी, जो आपकी मोहब्बत थी, मकबूलियत थी अवाम के अंदर, उसको वापस लाया जाए, लेकिन नहीं लाया गया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल रजीम चेंज के बाद एक ही मखसूस पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन करना था। वो पार्टी, मैं समझता हूं कि 90% उन लोगों पर मुश्तमिल थी जो अपनी अफवाज का दिलो जान से दिफा करते थे। जब उन लोगों ने देखा कि हम जिस फौज का, जिस अपने कौमी इदारे का हमेशा से दिफा करते थे, आज वही इदारा हमारे सामने आकर खड़ा हो गया, तो फिर उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता। मैं समझता हूं कि इमरान खान रजीम चेंज के बाद और ज्यादा मकबूल हुआ। इसमें नून लीग को अगर देखा जाए तो नून लीग की तो सियासत पहले से ही खत्म थी, उसमें दोबारा से हवा भरी गई, लेकिन हवा भरने के बावजूद वो उस तरह अपने कदम नहीं जमा सकी। अब फिर रजीम चेंज का जो तीसरा फरीक था वो था अफवाज पाकिस्तान। उनका आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इस रजीम चेंज के बाद नुकसान उनका हुआ। उनकी मकबूलियत कम हुई, अवाम के साथ दूरियां बढ़ी, फिर एक पार्टी के खिलाफ जिस तरह एक्शन लिया गया वो भी मैं समझता हूं कि बहुत अरसे तक इनको टाउंट करता रहेगा। बहरहाल, आज मौलाना फजल रहमान ने जिस तरह खुलम खुला अपनी अफवाज पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात की, मैं समझता हूं कि इमरान खान ने उसका अशरी भी नहीं किया था। इमरान खान के साथ तो हुआ था, वो जो बात कर रहे थे वो समझ लें कि गिला शिकवा था, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने आज बिल्कुल सीधे सीधे इल्जामात की बौछार कर दी। उसके बाद अब सोचना पड़ेगा कि ये हमारा इदारा किस जगह पर खड़ा है, किस मुकाम पर पहुंच चुका है। लेकिन यहां पर मैं फिर वही कहूंगा कि इस बार ये जो रजीम चेंज थी, इसका सीधा बराह रास्त जो टारगेट था वो हमारी अफवाज पाकिस्तान थी। आप देख लें, इस रजीम चेंज के बाद सबसे ज्यादा नुकसान अफवाज पाकिस्तान का। इमरान खान की मकबूलियत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई। अगर इमरान खान की मकबूलियत वाकई कम हो जाती तो हम कह सकते थे कि ये इमरान खान के खिलाफ हुई थी। लेकिन आप सोचते होंगे कि अफवाज पाकिस्तान को टारगेट कैसे किया गया। देखें, जब तक अफवाज पाकिस्तान पर बाहर से हमला होता रहा, सियासी जमातों की तरफ से हमला होता रहा, तो हर बंदा ये समझता था कि ये हमारी अफवाज पाकिस्तान के ऊपर अटैक है। लेकिन फिर इसका हल ये निकाला गया, और ये दुनिया में सबसे कारआमद हथियार यही है कि जब अंदर के बंदे अपने ही खिलाफ कोई ऐसा एक्शन ले तो उस पर बहुत असर होता है। तो फिर इन्होंने अफवाज पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तानी उस पार्टी के खिलाफ ऐसे काम करवाए गए जो पार्टी 90% अफवाज पाकिस्तान की हमायत में, दिफा में हमेशा बोलती थी। जब आप इतनी बड़ी जमात, इतने बड़े जो तादाद में लोग थे, उनके खिलाफ अफवाज पाकिस्तान से कोई भी काम करवाएंगे
تو پھر آپ سوچیں اس کا کتنا بڑا امپیکٹ پڑے گا، کتنا بڑا اثر ہوگا۔ اور وہ ہوا، سب نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، وہ اثر ہوا، اور تاریخ اس چیز کی گواہ رہے گی۔ جب بھی اس رجیم چینج اور رجیم چینج کے بعد یہ جو 2 سال تھے، اس کی جب بھی صاف اور شفاف تحقیقات ہوئی تو پتہ لگے گا کہ واقعی اس بار رجیم چینج جو اصل آپریشن تھا وہ فوج کے خلاف تھا، اور فوج کے اندر سے ہی تھا۔ مطلب کہ اس بار کوئی باہر کا دشمن نہیں تھا، فوج کے اندر سے ہی دشمن تھے، جنہوں نے بڑی بے دردی سے پاکستان کے اس قومی ادارے، قومی اثاثے کا اتنا بڑا نقصان کر دیا جو شاید 75 برسوں میں کبھی کسی دشمن نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ 9 مئی کے بعد بار بار ہم یہ سنتے تھے کہ 9 مئی کو جو ہوا وہ پاکستان کے دشمن بھی کبھی نہیں کر سکے، لیکن وہ اس لیول کی بات نہیں تھی۔ اس ادارے کے ساتھ جو ادارے کے لوگوں نے کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اصل نقصان تھا۔ 9 مئی کو سمجھنا چاہیے تھا کہ 9 مئی کیوں ہوا، لیکن اس کو کسی نے سمجھا نہیں۔ اب جو محسن نقوی نے اس دن کہا تھا کہ دوبارہ سے 9 مئی کا ہمیں خدشہ ہے، تو دوبارہ سے بھی نہیں سوچا جا رہا کہ کیوں ہے۔ اگر سوچنے کا کام آپ نے بند کر دیا تو پھر سیدھی طرح بتا دے کہ اس ملک میں سوچنا جرم بن چکا ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں جو عقل والے لوگ ہیں ان کو ہر ادارے کا سربراہ بنائے، ان کو یہ اختیار ملے کہ وہ اس ملک کی تقدیر سنوار سکے، اور جو اس ملک کی تقدیر نہیں سنوارنا چاہتے، الٹا بگاڑنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے اس ملک کی جان چھڑائے۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر۔